रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हैमिल्टन टेक्स्ट की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, तो आज हमारे लास्ट एक्ट की बात आ गई है। हम एक्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, एक्ट नंबर 5 के सीन नंबर 1 को। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सीन नंबर 1 जो है, यानी एक्ट 5 का सीन 1 जो है वो थोड़ा लंबा है और उसमें तकरीबन 300 लाइन्स हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। एंटर ग्रेडिगर एंड द अदर विद स्पेडिस एंड चर्च यार्ड के अंदर हमें ये सीन दिखाया गया है। यहाँ पर चर्च यार्ड के अंदर ओफीलिया की जो है कब्र खोदी जा रही है और जो दो ग्रेव डिगर्स हैं यहाँ पर वो कब्र खोद रहे हैं और यहाँ पर उनके दरमियान जो कन्वर्सेशन होगी वो देखते हैं क्या है। तो वो यहाँ पर लाइन नंबर 1-2 में देखते हैं वो क्या बात करते हैं। ग्रेव डिगर कहता है कि क्या ये हम ठीक कर रहे हैं कि एक ऐसी औरत जिसने खुदकुशी की है और उसकी ख़ुदकुशी के बाद हमें उसको प्रॉपर क्रिश्चियन ब्रूरियल के साथ, यानी क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग हमें उसे दफना रहे हैं, तो क्या ये हम ठीक कर रहे हैं। तो फिर अदर्स यानी कि दूसरा बंदा जो है वो कहता है कि हाँ, जो क्रॉनर यानी कि इन्वेस्टिगेटर जो था उसने सारी इन्वेस्टिगेशन की है इस डेड बॉडी यानी ओफीलिया के बारे में। तो उसने कहा है कि इसने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि इसकी जो है बाय ड्रोन इसकी डेथ हुई है। इसने जो है ख़ुदकुशी नहीं की और ये डूबने की वजह से ही मरी है। तो यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन चल रही है। तो इसे हमें क्रिश्चियंस प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग जो है दफनाना पड़ेगा। वो ये आपस में बातें कर रहे हैं। फिर देन लाइन नंबर 6 और 7 में ग्रेव डिगर कहता है कि ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो डूबी है बल्कि उसने ख़ुदकुशी नहीं की है, तो तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। तो अदर पर्सन जो है वो कहता है कि वाई इट्स फाउंड सो, तो तुम मुझे बताओ कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि ये डूबी है। रेवडिगर कहता है कि कत्ल है ये एक, मतलब कि हम ऐसा कत्ल है जिसको हम बचा रहे हैं, मतलब कि ओफीलिया ने, वो कहता है कि असल में बात यह है कि अगर एक बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी से डूबता है तो वो पानी के पास जो है ख़ुद चल के जाता है, ना कि पानी उसके पास आता है। तो ये जो ओफीलिया डूबी है इसके पास पानी ख़ुद चल के आया है, यानी कि इसकी मतलब वो टहनी टूटने की वजह से ये डूबी थी ना। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की थी। तो कहते हैं कि ये खुद ही ये बाय चांस यानी बाय नेचर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये डूबी है, मतलब कि इसने ख़ुदकुशी नहीं की है। वो यहाँ पर ये बातें करते हैं। अदर्स कहते हैं ने बट हेयर यू गुड मैन डेल्वर, कब्र खोदने वाले को यहाँ पर मुखातिब करके वो कहता है कि फिर ग्रेवडिगर कहते हैं गिव मी लीव, चलो मुझे छोड़ो। हेयर लाइज द वाटर गुड हेयर, तो यहाँ पर मैंने जो भी आपको बात बताई वो ये बात करते हैं कि पानी खुद चल के नहीं आता बल्कि ख़ुदकुशी ने उसको अपनी तरफ मतलब उसने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि वो खुद ही डूबी है, यानी पानी उसके पास खुद चल के आया है, वो खुद पानी के पास नहीं की। तो लाइन नंबर 1 से लेकर 19 तक यही सारी बातें थी। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अदर पर्सन कहता है कि बट दिस इज़ लॉ, कि क्या ये हमें इस बात की कानून इजाज़त देता है कि हम उसे सारे प्रैक्टिसेस क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग जो है दफन करने जा रहे हैं। ग्रेवडिगर कहता है ए मैरियड्स क्रॉनर्स क्वेस्ट लॉ, यानी कि हाँ बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं क्योंकि हमें जो क्रॉनर था यानी जो इन्वेस्टिगेटर था उसने हमें परमिशन दी है, तब हम ऐसा कर रहे हैं। अदर्स कहता है विल यू हैव द ट्रूथ एंड इफ़ दिस हैड नॉट बीन सीन जेंटल वीमेन शी शुड हैव बीन बरीड आउट ऑफ क्रिश्चियन ब्यूरल। वो कहता है यहाँ पर थोड़ा सा वो क्रिटिसिज्म मतलब हमें नज़र आता है शेक्सपियर के थ्रू कि अगर ये शाही ख़ानदान से बिलोंग ना करती होती ये लड़की जिसे हम आज दफनाने जा रहे हैं, जिसके लिए ये कब्र खोदी जा रही है, अगर वो शाही ख़ानदान से यानी स्टेट से बिलोंग ना कर रही होती तो फिर उसको उसकी ऐसे दफनाने का सारा ये प्रोग्राम ना किया जा रहा था। इसको हम मतलब इसने जो भी गुनाह किया, ये जो भी इसने ख़ुदकुशी अगर की भी है तो हम इस तरह से इसको माफ़ किया जा रहा है क्योंकि ये शाही ख़ानदान से, किंगडम से जो है ये बिलोंग करती है। ग्रेवडिगर कहता है वाई देयर दो सेट एंड द मोर पिटी दैट ग्रेट फोक शुड हैव कॉन्टिनेंस इन दिस वर्ल्ड टू ड्रॉन और हैंग देमसेल्व्स मोर देन देयर इवन। वो कहता है यहाँ पर अमीर लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि अमीर लोगों को तो इस बात की भी इजाज़त होती है कि वो जितना बड़ा से बड़ा गुनाह भी कर लें फिर भी वो
जैसा भी चाहेंगे उनको वैसी मौत आ सकती है। अगर वो ख़ुदकुशी करना चाहें तो वो ख़ुदकुशी भी कर लें, तब भी उसके बाद भी हम उनको भरपूर जो है इज़्ज़त के साथ ही हम उसे दफ़नाएँगे। मतलब उनके लिए सब कुछ एक नॉर्मल वे में होता है, उनके लिए कुछ भी पाबंदियाँ वगैरह नहीं हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस कम माई स्पेड देयर इज़ नो एंशियंट जेंटलमैन बट गार्डनर्स डिचर्स एंड ग्रेव मेकर्स दे होल्ड अप एडम्स प्रोफेशन। वो कहते हैं कि मट्टी खोदने वाला मेरा आला लाओ, और हम अपना वही यानी कि गार्डनर्स, एक गार्डनर की तरह, एक डिचर्स यानी कब्र खोदने वाले की तरह, ग्रेव मेकर कब्र बनाने वाले की तरह, मतलब कि एडम्स के प्रोफेशन की तरह हम अब फिर से ये कब्र खोदना स्टार्ट कर दें। यहाँ पर एडम्स प्रोफेशन को रेफरेंस इसलिए किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग के तौर पर जब जन्नत से निकाला गया था और उन्हें दुनिया में यहाँ पर ज़मीन पर भेजा गया था, तो उन्होंने अपने सर्वाइव करने के लिए ज़मीन खोदी थी, यानी कि बीज उगाया था, और अपने लिए जो ज़मीन खोद के अपनी सर्वाइविंग के लिए उन्होंने जो भी काम किए थे ना ज़मीन खोद कर, तो यहाँ पर वो रेफरेंस यूज़ किया गया है कि अब हमें भी इसके लिए ज़मीन खोदना पड़ेगी। अदर्स कहता है वॉज ही अ जेंटलमैन, क्या वो अमीर थे, मतलब कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अमीर थे। ग्रेव डिगर कहते हैं अ वॉज द फर्स्ट दैट एवर बोर आर्म्स, वो पहले इंसान थे। ग्रेव डिगर कहते हैं कि वो पहले इंसान थे जिसके पास हाथ थे। अदर्स कहते हैं वाई ही हैड नन, कि ये तुम कैसे कह सकते हो कि उसके पास हाथ थे। तो ग्रेव डिगर यहाँ पर उसे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम ये जो गलत बातें कर रहे हो, तुम हैटन यानी कि काफरों वाली बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारी इंजील के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर यानी कि द स्क्रिप्चर सेज एडम डिग्ड, लाइन नंबर 35 के अंदर, कि हमारी स्क्रिप्चर यानी बाइबल के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एडम ने जो है अपने लिए ज़मीन खोदी थी पहली मर्तबा, तो उन्होंने अपने लिए सर्वाइविंग के लिए बहुत सारे काम किए थे, तो इस बात से हमें साबित होता है। अदर्स कहता है कि गो टू सॉरी, यहाँ पर वो ऊपर पूछता है, ग्रेव डिगर पूछता है उससे कि आई विल पुट अनदर क्वेश्चन टू दी, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका तुमने मुझे आंसर करना है। कन्फेस दाई सेल्फ, कि पागल इंसान तुमने मुझे उनका आंसर करना है। तो अदर्स यानी दूसरा बंदा कहता है कि पूछो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। ग्रेव डिगर कहता है कि व्हाट इज़ दी दैट बिल स्ट्रोंगर दैन आइदर द मैसन, द शिपराइट और द कारपेंटर। वो कहता है कि मुझे बताओ कि यानी कि शिप राइट यानी कि कश्ती बनाने वाले, मैसन यानी कि मज़दूर कश्ती बनाने वाले, या फिर लकड़ी का काम करने वाले, इन तीनों बंदों से अलावा भी कोई इतना मज़बूत हो सकता है कि कोई मज़बूत चीज़ बना सके, यानी कि ऐसा कोई बंदा भी है। तो अदर्स कहता है कि द गैलोस मेकर फॉर दैट फ्रेम आउट लिव्स आ थाउजेंड्स टेनेंट्स। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यानी कि जो गैलोज मेकर है, यानी कि जो फांसी का फंदा बनाने वाला इंसान है, वो इन सबसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि उसने ही सबके लिए फांसी के जो फंदा है वो रस्सी बनानी होती है, तो मतलब वो ज़्यादा मजबूत बनता है। और वो ही सब थाउजेंड टेनेंट्स यानी कि सब जितने भी हज़ारों अमीर हैं उन सबको भी फांसी देता है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनसे भी। ग्रेव डिगर कहता है आई लाइक दैट विट वेल इन गुड फेट द गैलोज डज वेल बट हाउ डज इट वेल, इट डज वेल टू दोज दैट डू इल। मतलब यहाँ पर वो इसी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, देन हम चलते हैं आगे लाइन नंबर 49 पर। अदर जो पर्सन है वो कहता है कि हु बिल्ड स्ट्रोंगर देन अ मैसन, आ शिप राइटर और कारपेंटर। तो वो यहाँ पर अदर पर्सन ने जब वो फांसी के फंदे वाले पर्सन की बात की, तो ग्रेव डिगर कहता है कि हाँ किसी हद तक तुम ये ठीक कह रहे हो, लेकिन मज़ीद सोचो कि इससे भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकता है जो कोई मज़बूत चीज़ बना सकता है। तो अदर पर्सन है जो वो फिर से उस सवाल को अपने ही आप से दोहराता है, और वो कहता है कि कोई ऐसा बंदा हो सकता है कि जो कि मज़दूर और या फिर कश्ती बनाने वाले या फिर लकड़ी का काम करने वाले से भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। यहाँ से मतलब वो खुद अपने आप से बातें कर रहे हैं। ग्रेव डिगर कहते हैं ए टेल दैट मी एंड अनयॉक। अदर्स कहता है मैरी नाउ आई कैन टेल। चलो वो कहता है, ग्रेव डिगर कहता है कि मुझे बताओ जल्दी करो, तुम क्या कहना चाहते हो। तो अदर पर्सन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको सरा मैं तुम्हें बताता हूँ। ग्रेव डिगर कहता है टू इट, बताओ बताओ जल्दी करो। अदर्स कहता है मैस आई कांट टेल। वो कहता है मैं भूल गया हूँ, यानी कि मैं भूल गया हूँ, मैं जो बताने लगा था मैं तुम्हें नहीं बता पा रहा। यहाँ पर ये
लाइन नंबर 54 तक उनके दरमियान ये वाली कन्वर्सेशन होती है। देन हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। एंटर होता है यहाँ पर हेमलेट एंड होरेशियो एट अ डिस्टेंस। यहाँ मतलब हेमलेट और होरेशियो भी किसी फासले तक आप पहुँचे हैं। ग्रेव डिगर कहता है कटगल दे ब्रेन्स नो मोर अबाउट इट फॉर योर डल एज विल नॉट मेंड दिस हिज पेस with beating, and when you are asked this question next, say a grave maker। वो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है द हाउसेज ही मेक्स लास्ट टिल डूम्सडे। यहाँ पे कहते हैं ग्रेव डिगर कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात का अब जवाब देता हूँ जो सवाल मैं तुमसे कर रहा था कि कौन ऐसा बंदा है जो कि मजदूर या फिर कारपेंटर या फिर शिप मेकर से भी ज़्यादा मजबूत चीज़ बना सकता है। तो मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूँ कि वो जो है वो कौन है, कब्र बनाने वाला बंदा है, यानी कि ग्रेव मेकर है। ग्रेव मेकर एक ऐसा बंदा है वो जो ऐसी कब्र बनाता है द हाउसेज ही मेक्स लास्ट टिल डूम्सडे। वो एक ऐसी कब्र बनाता है कि जो कि क़यामत तक कायम रहती है और उसके अंदर वो जो बंदा है वो उस घर में सलामत रहता है। तो ग्रेव डिगर इसका इस आंसर का जवाब है जो मैंने तुमसे पूछा था। गो गेट दी टू योगन फैच मी आ स्टाउप ऑफ लिक्वर। मतलब यहाँ पर वो इसी ग्रेव के बारे में बात करते हैं कि कब्र एक मजबूत जगह है जो हमेशा के लिए कायम रहती है और इसको ग्रेव मेकर ही बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं अदर ग्रेव डिगर्स और ही डिग्स एंड सिंग्स। अब वो यहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर देता है और साथ ही साथ जो है गाना गाता है। लाइन नंबर 61 पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर वो गाना गाता है इन यूथ व्हेन आई डिड लव मी थॉट इट वाज वेरी स्वीट। वो यहाँ पर कहता है कि मैं अपनी जवानी में किसी से प्यार करता था मी थॉट इट वाज वेरी स्वीट, और वो मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत एहसास था। टू कॉन्ट्रैक्ट ऑल द टाइम फॉर अ मे बिहोव ओ मी थॉट देयर वॉज नथिंग अ मीट। मतलब कि मेरे लिए वो बहुत ही खूबसूरत एहसास था कि जब मैं किसी से प्यार करता था और इसके अलावा मुझे कुछ और अच्छा लगता ही नहीं था। यहाँ पर वो सॉन्ग गा रहे हैं। अब लाइन नंबर 65 पे आएँ। हेमलेट कहता है कि हैज़ दिस फेलो नो फीलिंग और हिज बिजनेस दैट ही सिंग्स एट ग्रेव मेकिंग। वो यहाँ पर थोड़ी हैरानगी से बात हेमलेट देखता है उसको जब गाना गाते हुए ग्रेव मेकर को। वो कहता है कि ये कैसा बंदा है जिसके अंदर कोई एहसास नहीं है, इसे कोई डर नहीं लग रहा कि ये कब्र भी खोद रहा है और साथ में गुनगुना भी रहा है, तो ये कैसा बंदा है। तो होरेशियो उसे कहता है कि कस्टम हैड मेड इट इन हिम आ प्रॉपर्टी ऑफ इजीनेस। वो होरेशियो से कहते हैं कि इसे कब्र खोद खोद कर इसका अब ये बिज़नेस बन गया, इसकी आदत बन गई है कि इसे अभी ये डर नहीं लग रहा, बल्कि ये साथ में गुनगुनाता भी रहता है और कब्र भी खोदता रहता है। इसका एक ये प्रोफेशन बन गया है, तो इसके लिए ये आम सी बात है। हैमलेट कहता है दिस इन सो दैट द हैंड ऑफ लिटिल एम्प्लॉयमेंट हैड द डेंटियर सेंस। वो कहता है कि होरेशियो यहाँ ऊपर कहता है कि जो लोग काम करते रहते हैं ना तो उन्हें आदत हो जाती है और फिर उनके लिए सब चीज़ें, मुश्किल चीज़ें भी आसान हो जाती हैं। तो हेमलेट उसके जवाब में कहता है कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे जो बिल्कुल काम नहीं करते। तो ग्रेव डिगर यहाँ पर फिर से सिंगिंग कर रहा होता है, उसकी कंटिन्यू है, तो उसके बारे में अब देखते हैं। लाइन नंबर 70 पे आ जाएँ। But age with his stealing steps hath clawed me in his clutch, and hath shipped me into the land as if I had never been such। वो कहते हैं कि ज़िंदगी ने अब मुझे उस मोड़ पे ला दिया है कि मैं बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया हूँ। मतलब वो कहते हैं कि उम्र ने मुझे जवानी से बुढ़ापे में ला दिया है। यहाँ पर वो अपनी थोड़ी एज के बारे में बात कर रहा है। थ्रोज अप आ स्कल, वो यहाँ पर एक खोपड़ी निकाल के फेंकता है। लाइन नंबर 74 पे आ जाएं। हेमलेट फिर कहता है दैट स्कल हैड अ टंग इन इट। अब उस खोपड़ी को जो कब्र खोद रहा था बंदा, उसने एक खोपड़ी अंदर से निकाल के फेंकी है और उस खोपड़ी को हेमलेट ने उठा लिया। अब हेमलेट उस खोपड़ी को उठा के बातें करेगा। लाइन नंबर 74 पे दैट स्कल हैड अ टंग इन इट एंड कुड सिंग वंस। वो कहता है कि इस खोपड़ी के अंदर मुंह में भी कभी ज़बान हुआ करती थी और ये भी गाया करता था। हाउ द नेव गोल्स इन टू द ग्राउंड एज इफ ट्रेड चेन Jabon that the first murder I might be the
पेट ऑफ अ पॉलिटिशियन। वो अब यहाँ पर उस केन जैबोन यानी केन्स जैबोन यानी कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन दो बेटों के बारे में बात कर रहा है जिनकी फ़ाइट के दरमियान एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया था। वो कहता है कि क्या पता ये उसी बंदे की खोपड़ी हो और उसके मुंह में भी कभी ज़बान हुआ करती थी और वो भी गुनगुनाया करता था। और यहाँ पे कहते हैं कि ऑफ अ पॉलिटिशियन, यह हो सकता है कि या फिर ये किसी पॉलिटिशियन की खोपड़ी हो, which this as now or ever reaches on that would circumvent God might it not। वो कहता है कि हो सकता है कि या फिर ये उस बंदे की खोपड़ी थी या फिर ये किसी पॉलिटिशियन की खोपड़ी हो सकती है। अब ये जो है इस ग्रेव मेकर के हाथों जो है जलील हो रही है कि उसने उसे उठा के बाहर फेंक दिया है। और यहाँ पे वो पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि अब इसकी वो हुकूमत किधर गई जो ये अपने इराक़ के अंदर किया करता था और लोगों को बहलाया और फुसलाया करता था। तो अब ये क्यों नहीं अपने हक़ में बोल पा रहा कि ये जो ग्रेव मेकर है इसको इसके ऊपर जो है अब रसाई हासिल होगी और उसने इसे उठा के फेंक दिया। और रशिया कहता है इट माई लॉर्ड, कि ऐसा हो सकता है कि मेरे आका की ये किसी पॉलिटिशियन की या फिर ये जिस केन्स जॉबॉन की आपने बात की उसकी खोपड़ी हो। हैमलेट कहता है और ऑफ आ कॉर्टियर, वो कहते हैं कि या फिर किसी दरबारी की भी हो सकती है। विच कुड से गुड मॉरो, जो कभी कहा करता था कि गुड मॉरो यानी कि गुड मॉर्निंग मेरे आका, माय स्वीट लॉर्ड, हाउ दोस्त यू, कैसे हैं आप गुड लॉर्ड, मेरे प्यारे आका। दिस माइट बी माई लॉर्ड सच अ वन दैट प्रेयर्स माई लॉर्ड सच अ वंस होर्स वैन ही मेंट टू बी इट माइट इट नॉट। तो लाइन नंबर 81 से लेकर 83 तक का मीनिंग ये है कि वो यहाँ पे कहते हैं कि ये किसी दरबारी की भी खोपड़ी हो सकती है जो कभी अपनी ज़िंदगी में कहा करता था कि गुड मॉर्निंग मेरे आका, कैसे हैं आप। या फिर वो एक कभी जब उसको काम हुआ करता था तो वो जैसे अब हम किसी पर्सन से घोड़ा उधार लेने जाते हैं तो हम उसके घोड़े की तारीफ़ करते हैं ना, कि हमें कुछ दिन के लिए घोड़ा उधार दे दो, तो हम उसके घोड़े की तारीफ़ करेंगे। तो इसी तरह ये जो दरबारी भी था वो उसे जब कोई मकसद या कोई अपना काम पूरा कराना होता था तो वो बादशाह की इसी तरह से जो है उसके सामने मीठी बातें करता था। तो ये हो सकता है ये वही दरबारी की खोपड़ी हो। रेशियो कहता है कि ए माय लॉर्ड, लाइन नंबर 85 में वो कहता है कि हाँ हो सकता है, आप ठीक कह रहे हो मेरे आका। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हैमलेट यहाँ पर कहता है फिर से, वाई इवन सो एंड नाउ माई लॉर्ड वॉर्म्स चैपल्स एंड नॉक्ड अबाउट द मेजार्ड विद आ सेक्सटॉन स्पेड। वो यहाँ पर कहता है कि हो सकता है कि अब इस के ऊपर, इस खोपड़ी के ऊपर कीड़ों की हुक्मरानी हो। हियर्स फाइन रेवोल्यूशन एंड लाइन नंबर 87 से लेकर 90 तक वो यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये खोपड़ी भी जो है वो अपने बारे में ये सोचने पर मजबूर होगी कि अब मैं किसके हाथ यानी कि कीड़ों के हाथ लगी हुई हूँ कि उनकी अब मुझ पे हुकूमत चल रही है। वो कहते हैं कि कब्र में जाने के बाद हड्डियाँ जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती बल्कि वो एक गेम की तरह बन के रह गई हैं, यानी कि लोगेट्स ये एक ऐसी गेम का नाम है जिसके अंदर जैसे कि सामने हड्डी की बनी हुई हमें कुछ बोटल्स टाइप शेप में वो नज़र आती हैं और उनको पीछे से एक बॉल के साथ हिट किया जाता है और वो गिर जाती हैं। तो उस गेम के बारे में यहाँ पे रेफरेंस यूज़ हुआ है कि अब ये जो हड्डियाँ हैं ना वो उस बोतल शेप की तरह बन के रह गई हैं, बस अब इनका और कोई काम नहीं है क्योंकि कब्र में रहकर इन्होंने ग्रो अप तो करना नहीं है, तो ये उस गेम के लिए ही अब इस्तेमाल होती होंगी। ठीक है, अब ग्रेव डिगर जो है वो यहाँ पे मज़ीद गाना गा रहा है लाइन नंबर 91 में। वो कहता है कि लाइन नंबर 91 से लेकर 94 तक वो इसमें यहाँ पर ये कहता है कि अब जो मैं ये कब्र बना रहा हूँ ना, जब इसको बंद करने लगेंगे तो उसके लिए मुट्ठी भर मट्टी की भी फर्दर हमें जो है ज़रूरत होगी, तो मुझे वो मट्टी ला दो। थ्रो अप्स अनदर स्कल, अब यहाँ पर वो एक और खोपड़ी जो है उस कब्र में से निकाल के बाहर फेंकता है। अब उसको भी जो है हैमलेट ने कैरी कर लिया यानी कि उठा लिया। अब हैमलेट उससे भी बातें करेगा। लाइन नंबर 95 पर आ जाएँ। देयर इज़ अनदर वाई मे नॉट दैट बी द स्कल ऑफ अ लॉयर। वो कहते हैं अब ये हो सकता है कि क्या पता ये किसी वकील की खोपड़ी मेरे हाथ लग गई हो। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर जो है मैं इसको टेक्स्ट को रीड नहीं करती बल्कि मैं आपको बता देती हूँ।
बल्कि मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वो ये क्या बात करेगा। वो कहता है कि यहाँ पर वो वकील को क्रिटिसाइज़ करता है। वो कहते हैं कि जब ये ज़िंदा हुआ करता था तो ये हेरा फेरियाँ करता था लोगों के साथ, उनके मामलात को लड़ता था, तो इनको उनको उनके साथ हेरा फेरियाँ करता था, उनको लालच देता था, उनसे ज़मीनें लिया करता था। तो ये अ, अगर ये उसी लॉयर की खोपड़ी है तो ये अभी अपने हक में क्यों नहीं बोल रही? क्या इसकी ये औकात है कि ये बिल्कुल खामोश सी हो गई है? ये जो लोगों से जुर्माने लिया करता था, लोगों से पैसे वसूल किया करता था, क्या पता ये उन्हीं जुर्मानों का जुर्माना अदा कर रहा हो कि ये अब ज़लील हो रहा है एक ग्रेव मेकर के हाथों, जो जिसने उसे उठा के फेंका है। वो कहता है कि इसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी ज़मीनें ली थी ना, तो वो ज़मीनें भी उसकी कब्र में हम नहीं डाल सकते, इतनी इसने मतलब हेरा-फेरियाँ और ग़लत काम अपनी ज़िंदगी में किए थे। वो कहते हैं कि इसकी तो इतनी औकात भी नहीं है कि इसने अ, वो ज़मीनें ख़रीदी, उनके जो वॉचेस थे ना, यानी कि जो भी कागज़ात थे सरकारी जिस पर स्टैंप लगी थी, जिसने जिसने इसे उनका मालिक बनाया, तो वो सारे कागज़ भी हम इसकी कब्र में ला के रखें तो वो भी इसकी कब्र जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी, बल्कि इसके इतने बुरे अमाल हैं और उसकी औकात यही है कि अ, अब ये बोलने के काबिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो इंसानी ज़िंदगी के बारे में कहता है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि हमें एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाना है और कुछ भी हमने दुनिया से अपने साथ लेकर नहीं जाना। ठीक है, अब लाइन नंबर 110 पे आ जाते हैं। होरेशियो कहते हैं, नॉट अ जॉट मोर माय लॉर्ड। बस खामोश हो जाए मेरे आका, आप मज़ीद ना बोलें इस बारे में। हैमलेट कहता है कि मैं क्यों ना बोलूँ इस बारे में, क्या ये किसी बछड़े की स्किन से, यानी उसकी चमड़ी से बने हुए कागज़, उसकी चमड़ी से बने हुए तख्ते पर लिखे हुए बात का ऑर्डर तुम मुझे दे रहे हो कि खामोश हो जाओ मेरे आका। तो होरेशियो कहते हैं, हाँ मैं बछड़े की खाल से बने हुए कागज़ पे लिखा हुआ ऑर्डर है, तो आप प्लीज़ उसी के लिए आप जो हैं चुप हो जाएं। तो हैमलेट कहता है कि वो लो लाइन नंबर 113 से लेकर 116 में हैमलेट कहता है कि वो लोग बछड़े और ऊँट की तरह हैं जो कानूनी कागजात पर यकीन करके ख़ुद को किसी भी चीज़ का मालिक समझ लेते हैं। वो कहते हैं, यानी दुनिया में अगर लोग जो हैं, हम उनको प्रॉपर्टी जब वो कोई ख़रीदते हैं तो उसको एक कानूनी कागज़ दिया जाता है और उस पे स्टैंप लगा के उसको उसका ऑनर बना दिया जाता है कि ये आपकी अब ज़मीन है, ये आपकी ये चीज़ है। तो वो लोग बेवकूफ़ होते हैं और वो उस पर यकीन कर लेते हैं, बल्कि असल उसके मालिक वो नहीं है। हर चीज़ दुनिया में ही रह जानी है। ठीक है, लाइन नंबर 116 तक हमने टेक्स्ट कर लिया है। अब लाइन नंबर 117 पे आएँ। अब यहाँ से फर्दर ग्रेव डिगर जो है वो गाना गा ही रहा है और वो कहता है कि फिर से वो कहता है कि मुझे मुट्ठी भर मिट्टी की ज़रूरत है, मुझे ला कर दो। हेमलेट कहता है कि आई थिंक टू बी दाइन इंडेड और फॉर दो लाइटेस्ट इन इट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है, ग्रेव डिगर कहता है, यू लाई, ग्रेव डिगर कहता है कि तुम मुझसे जब सबर, यहाँ पर ये ऊपर हैमलेट ने पूछा ना कि ये अब तुम किसकी कब्र खोद रहे हो, तो ग्रेव डिगर कहता है कि ये मेरी कब्र है। हैमलेट उसे कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसके अंदर खड़े होकर कह रहे हो, मतलब कि अब तुम इस जिंदा भी हो और तुम कह रहे हो कि मैं, ये मेरी कब्र है। तो हैमलेट कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ग्रेव डिगर कहता है कि तुम ऐसे मत बोलो, ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे पे भी वक्त आ जाए कि तुम्हारी ही कब्र बन जाए। तो बेसिकली 120 से लेकर 122 लाइन तक यही सारी बातें हैं। अब 122 में देखते हैं, ग्रेव डिगर कहता है, दिस अ क्विक लाई सर, ट्विल अवे अगेन फॉर मी एज यू। अगर आप मुझे झूठा कह रहे हैं तो हो सकता है कि मेरी बात आप पे पड़ जाए और ये कब्र आपको आपकी बनना शुरू हो जाए। मतलब कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिंट मिल रहा है बाय सर विलियम शेक्सपियर कि अब आगे हेमलेट की भी मौत हो जानी है और उसकी भी कब्र बननी है। ठीक है, हैमलेट की अब फर्दर हैमलेट कहता है कि व्हाट मैन दोस दो डिग इट फॉर, कि ये तुम्हें किसने खोदने के लिए हुक्म दिया है। ग्रेव डिगर कहता है फॉर नो, बल्कि वो कहता है, हैमलेट कहता है कि तुम ये किस आदमी के लिए कब्र खोद रहे हो। तो ग्रेव डिगर कहता है कि किसी आदमी के लिए मैं नहीं खोद रहा। हैमलेट पूछता है, किसी औरत के लिए खोद रहे हो। तो ग्रेव डिगर उसे कहता है, नहीं, किसी औरत के लिए भी नहीं खोद रहा। 127 लाइन में। ठीक है, फिर हैमलेट कहता है कि फिर ये इसमें किसको तुमने दफनाना है। ग्रेव डिगर कहता है कि इसमें एक ऐसी औरत को दफनाना है कि जो अब औरत नहीं रही, बल्कि उसकी सोल जो है वो खुदा ने जब्त कर ली है और वो सिर्फ एक बॉडी बन के रह गई है। ठीक है,
हेमलेट यहाँ पर कहता है कि हाउ एब्सोल्यूट द नेव इज़, लाइन नंबर 130 में हेमलेट कहता है बेवकूफ़ ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, वी मस्ट स्पीक बाय द कार्ड और एक्विवोकेशन एक्विवोकेशन। वो कहता है कि बेवकूफ़ इंसान तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, बातों को घुमाओ फिराओ नहीं, बल्कि हम लोग को टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन 130 से लेकर 136 लाइन तक इसका टेक्स्ट मैं नहीं पढ़ती, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें वो क्या कहता है फर्दर। हेमलेट कहता है कि हम लोग को घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि ये इस तरह से है कि जिस तरह देहाती लोग दरबारी हैं, किसी दरबारी यानी अपने मुर्शिद के पाँव में बैठे हुए होते हैं, और वो उस मुर्शिद के पाँव पर बने हुए जो सर्दी की वजह से निशान होते हैं, उसकी हील्स पर जो निशान बने हुए होते हैं, वो उसको भी दबा रहे होते हैं। तो ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये तुम इसी तरह से कर रहे हो कि तुम मेरे ज़ख्मों को मज़ीद जो है वो खुरेद रहे हो। ठीक है, अब लाइन नंबर 137 पे आ जाएं। ऑफ ऑल द डेज आई द ईयर I came to that day that our last king Hamlet overcome Fortinbras। अब यहाँ ऊपर हैमलेट उससे पूछता है कि ये तुम किसके लिए कब्र बना रहे हो, और ये इस काम को करते हुए तुम्हें कितना अरसा हो गया है। तो ग्रेव डिगर उससे कहता है कि ये मैं तब से कर रहा हूँ कि जब से हमारे ओल्ड हैमलेट की वफ़ात हुई थी, कि जब उनकी फोर्टिनब्रास के साथ यानी नॉर्वे के किंग के साथ ड्यूल हुई थी, और उसके बाद उसके बाद से मैं जो है ये काम कर रहा हूँ। हैमलेट कहता है हाउ लॉन्ग इज़ दिस सिंस, इसको ये इस काम को काफ़ी अरसा हो गया, मतलब कि ग्रेव डिगर कहता है कैन नॉट यू टेल दैट एवरी सॉरी हाउ लॉन्ग इज़ दिस सिंस। तो हेमलेट कहता है कि इस काम को कितना अरसा हो गया, कि ये किस चीज़ की तुम बात कर रहे हो। तो ग्रेव डिगर कहता है कि ये जो तुमने सवाल पूछा है ना, तो इसका जवाब तो हर पागल से पागल को भी पता है कि जो सवाल तुम पूछ रहे हो। ठीक है, तो वो इसका ग्रेव डिगर यहाँ पर उसे जवाब भी देता है कि जब यंग हैमलेट पैदा हुआ था, और अब वो पागल भी हो गया, और हमने उसको इंग्लैंड में भेज दिया है। हैमलेट फिर कहता है ए मैरी वाई वॉज बी सेंट इन टू इंग्लैंड, लाइन नंबर 143 में। ठीक है, 143 लाइन में वो हैमलेट यहाँ पे उनसे पूछता है कि आप लोग ने उस हैमलेट को यानी मेड हैमलेट को इंग्लैंड क्यों भेजा है। ग्रेव डिगर कहता है कि हमने उसे इसलिए भेजा है कि वो रिकवर हो के वहाँ से आ जाए, शायद वो वहाँ जाए और वहाँ वो ठीक हो जाए। तो हैमलेट कहता है कि हैमलेट कहता है कि कैसे वो वहाँ जाके ठीक हो जाएगा। तो लाइन नंबर 147 में ग्रेव डिगर कहता है कि वो वहाँ पर रहेगा, तो हो सकता है कि वो वहाँ के लोगों के साथ रहे और वो ठीक हो जाए। तो हैमलेट उससे पूछता है कि वो किस तरह से हाउ कैम ही मेड, वो किस तरह से पागल हुआ था, वजह क्या थी। ग्रेव डिगर कहता है वेरी स्ट्रेंजली दिस, वो कहता है कि बहुत ही अजीब तरीके से वो पागल हुआ था। तो हैमलेट उससे पूछता है कि किस तरीके से पागल हुआ था, यानी कि यहाँ पर हैमलेट जो है वो उसके अंदर की बात या कोई राज उगलवाना चाहता है कि क्या पता मुझे कोई राज पता चल जाए। ठीक है, ग्रेव डिगर कहता है कि फेथ इवन विद लूजिंग हिज विट्स, हैमलेट कहता है अपॉन व्हाट ग्राउंड। वो कहता है कि ग्रेव डिगर कहते हैं कोई वजह थी जिसने हैमलेट को पागल बना दिया। हैमलेट उससे पूछता है कि क्या वजह हो सकती है कि हैमलेट पागल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रेव डिगर को भी नहीं पता कि ये सामने मेरा जो बंदा खड़ा है मुझसे सवालात कर रहा है, ये ही हैमलेट है। अब नेक्स्ट पेज पे हम मूव कर गए हैं, लाइन नंबर 155 में। यहाँ पर ग्रेव डिगर कहता है कि वाई हेयर इन डेनमार्क आई हैव बीन सेक्सटॉन हेयर मैन एंड बॉय 30 ईयर्स। वो कहता है कि मैं यहाँ पर हेयर इन डेनमार्क, वो डेनमार्क में जो है हैमलेट पागल हुआ था, और मुझे ये कब्र खोदने का काम करते हुए 30 साल हो गए हैं। ठीक है, और हैमलेट फिर कहता है हाउ लॉन्ग विल अ मैन लाई द अर्थ एयर ही रोड। अब यहाँ पर लाइन नंबर 156 में हैमलेट उससे सवाल पूछता है कि कब्र में जाने के बाद एक इंसान का जिस्म जो है वो कब राख होना शुरू हो जाता है। तो ग्रेव डिगर उसे कहता है कि अगर इंसान ज़िंदगी में रहते हुए बिल्कुल ठीक था ना, यानी उसको कोई फ़िक्र फाकर नहीं था,
वो ज़हनी तौर पे बीमार नहीं था। तो वो 8 से 9 साल के बाद कब्र में जाने के बाद उसकी जो हड्डियाँ जो हैं और उसका जो स्किन है वो हड्डियाँ छोड़ देती हैं और वो सेपरेट हो जाती हैं और वो राख बन जाती हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर इंसान दुनिया में बिल्कुल पहले से ही मरा मुका हुआ था ना, यानी ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर वो पहले ही मर चुका था, तो फिर उसको तो बहुत जल्दी वो कब्र में जाने के बाद राख बन जाता है। और अगर वो ठीक था तो उसे 8 से 9 साल तो एटलीस्ट लग ही जाते हैं राख बनते हुए, यानी मिट्टी में घुलते मिलते। और वो यहाँ पे कहता है कि लाइन नंबर 160 में देखें, आ टैनर विल लास्ट यू 9 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर वो कहते हैं कि 8 से 9 साल लगते हैं। और अ टैनर यानी कि चमड़े का काम करने वाला जो बंदा चमड़े का काम करता है उसको तो 8 से 9 साल लगते हैं, क्योंकि वो मेंटली तौर पर जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक होता है। हैमलेट यहाँ पर उससे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुमने एक टैनर के बारे में कहा। वो कहता है कि टैनर जो होता है यानी चमड़े का काम करने वाला, उसकी स्किन काम कर कर के ऐसे सख्त हो जाती है कि वो पानी को अपने पास बिल्कुल भी नहीं आने देती। और एक पानी ही सोर्स होता है जो कि इंसान के जिस्म को जो है वो गला देता है। तो टैनर वो अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे काम करता रहता है कि चमड़े को पानी लगे तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं ना होता। इसी तरह उसकी स्किन भी जो है वो बिल्कुल चमड़े की तरह हो जाती है। और कब्र में जाने के बाद 8 से 9 साल लगते हैं उसके स्किन को गलते सड़ते वक्त, ठीक है। लाइन नंबर 167 तक हम पहुँच आए हैं। हैमलेट पूछता है हुज वॉज इट। ग्रेवडिगर कहता है आ वेयर पर्सन मेड फेलो इट वॉज हुज डू यू थिंक इट वॉज। यहाँ पर आगे ग्रेवडिगर जो है वो पेस्टिलेंस कहता है कि वो अब यहाँ पर इस स्कल्प्टर के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो खोपड़ी के बारे में उससे पूछ रहा है कि तुम जानते हो कि वो खोपड़ी किसकी थी। हैमलेट ग्रेवडिगर से कहता है कि ग्रेवडिगर उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये एक पेस्टिलेंस की है और मैं इस पे लानत भेजता हूँ क्योंकि इसने अपनी ज़िंदगी में होते हुए मुझ पे शराब डोली थी, मतलब उसने मेरे ऊपर शराब जो है गिराई थी। रैनिश रैनिश यहाँ पर एक शराब का नाम है। वो कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में मुझ पर एक शराब गिराई थी और ये बादशाह का एक जोकर था और ये बादशाह को हंसाया करता था और उसने मुझ पर जो है शराब गिरा दी थी, ठीक है। अब यहाँ पर 175 तक बात ख़त्म। अब हम लाइन नंबर 176 पर आ गए हैं। अब हैमलेट जो है वो कहता है कि मुझे दिखाओ ये खोपड़ी। और फिर यहाँ पर उस जोकर के, अब उसने बताया ना ग्रेवडिगर ने कि ये एक जोकर की खोपड़ी है जो बादशाह को हंसाया करता था और मैं इस पे लानत भेजता हूँ क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में मुझ पर शराब गिराई थी। तो हैमलेट कहता है कि मुझे दिखाओ ये स्कल। और अब यहाँ हैमलेट उससे बात करता है और वो कहता है अलेस पुअर यॉरिक। अब वो यहाँ पर उसके साथ कुछ पिटीफुल बातें करता है। वो कहता है कि तुम्हारे वो खेल 176 से लेकर 188 लाइन तक की मैं जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन बता रही हूँ, इसे गौर से सुनिएगा। वो कहता है कि तुम्हारे वो सारे शौकियाँ और तुम्हारी वो चालाकियाँ किधर गई जिस जो करके तुम लोगों को हंसाया करते थे। अब करो ना, जब तुम्हारे ऊपर वो लानत भेज रहा है तो तुम आखिर अपने बारे में कर क्या सकते हो कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम अब बोल ही नहीं पा रहे हो। और पहले तो तुम लोगों को बड़ा हंसाया करते थे, अब तुम्हारी बात सुन के तो कोई हंसने वाला बंदा है ही नहीं। और फिर लाइन नंबर 185 के अंदर वो कहता है कि ये अब 185 से लेकर 188 तक में वो कहता है कि अब ये जो स्कल्प्टर है मुझे लेके जाकर उन औरतों को दिखाना होगा, उनके कमरे में ले जाकर दिखाना होगा जो कि मेकअप करके अपनी जो है अपनी रियल ब्यूटी को जो है छुपा लेती हैं और अपने अंदर की खामियां छुपा लेती हैं। तो वो कहता है कि मैं उन औरतों को जाके ना दिखाऊं कि जो तुम मुंह पर ये सारी चीज़ें लगाती हो, तो इन सब का भी कोई फ़ायदा नहीं है इस जोकर की तरह, क्योंकि ये आज तक तुम लगा रही हो लेकिन आखिर अंजाम तुम्हारा भी इसी तरह का होना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। 189 लाइन पे आ गए हैं कि हम अब यहाँ पर होरेशियो कहता है व्हाट इज़ दैट माय लॉर्ड। ये कौन है मेरे आका जिससे आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेमलेट कहता है कि दोस दो थिंग अलेक्जेंडर लुक्ड और दिस फैशन आई दी अर्थ। वो कहता है कि हो सकता है, हेमलेट यहाँ पे कहता है ये अलेक्जेंडर द ग्रेट हो यानी कि सिकंदर आज़म हो जिसने ज़मीन पर रूल किया था। होरेशियो कहते हैं कि इवन सो ये हो सकता है। हेमलेट कहता है कि एंड स्मेल सोपा। यहाँ पर यहाँ पर उसको हेमलेट को उसकी उस स्कल्प्टर से जो है वो उसकी खोपड़ी से जो है वो स्मेल आती है और वो उसकी खोपड़ी को जो है फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि छी ये मुझे बदबू आ रही है और ये मुझे लगता है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की खोपड़ी है।
अब पुट्स डाउन द स्कल, यानी यहाँ पे उसने स्कल जो है वो फेंक दिया। अब होरेशियो कहता है यहाँ पर कि क्या हुआ मेरे आका। हैमलेट कहते हैं कि यहाँ पर हैमलेट कहता है कि ये जो लाइन नंबर 193 से लेकर 196 तक की मैं बात कर रही हूँ। अब वो कहते हैं कि ये अब जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो उसकी जो जिस्म था ना वो ज़मीन में घुल मिलकर वो बिल्कुल राख बन गया है। और अब वो राख जो है वो बोतलों को बंद करने के लिए एज अ ढक्कन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। होरेशियो से पूछता है लाइन नंबर 197 के अंदर कि देयर इज़ टू कंसीडर टू क्रियोसली टू कंसीडर सो, कि गहराई में सोचने के लिए गहरी वजह भी होनी चाहिए कि आपने इतनी गहरी बात कर दी है। अब यहाँ पे हैमलेट उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस बात का ना समझाता हूँ, ये जो मैंने अभी ऊपर बात की है अलेक्जेंडर ग्रेट के बारे में। वो कहता है कि यहाँ पर कि अलेक्जेंडर पहले मरा। लाइन नंबर 200 में देखें, अलेक्जेंडर डाइट, पहले वो मरा, अलेक्जेंडर वॉज बर्ड, फिर उसे दफनाया गया, अलेक्जेंडर रीनेथ इनटू डस्ट, फिर वो मिट्टी में जो है खाक बन गया। द डस्ट इज़ अर्थ, अब वो मिट्टी जो है वो ज़मीन पर है। ऑफ अर्थ वी मेक लॉम, और उसी मिट्टी से हम जो है गारा बनाते हैं। एंड वाई ऑफ दैट लॉम वेयर टू ही was converted might they not stop a beer barrel, और अब वो जो गारा बनाते हैं उस मिट्टी से, अब वो गारा जो है वो कहीं ना कहीं शराब का डिब्बा बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। इम्पीरियस सीजर्स डेड एंड टर्न टू क्ले, वो यहाँ पे कहते हैं कि जो अजीम जूलियस सीजर्स था ना उसको भी, वो भी मर गया था और उसको उसकी भी जो जिस्म था ना आखिरकार मिट्टी बन गई थी। लाइन नंबर 208 पे आ जाएं, बट सॉफ्ट असाइड हेयर कम्स द किंग। अब वो यहाँ पर वो सारी बातें जो कर रहे थे अब वो यहाँ पर खामोश हो जाते, वो कहते हैं खामोश हो जाओ, आहिस्ता बोलो कि किंग आता हुआ हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, होपफुली आप लोग को यहाँ तक समझ आ रहा होगा। 208 लाइन तक हमारा टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एंटर होता है प्रीस्ट, यानी पादरी भी आ जाता है और उसके साथ अटेंडेंट्स भी आते हैं। ओफीलिया की जो है उसकी डेड बॉडी लाई जाती है, लेटस आता है, और किंग क्वीन जो है क्लॉडियस गर्ट्रूड वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसकी कब्र को कब्र में उतारने का टाइम आ गया ओफीलिया को। लाइन नंबर 209 पे आ जाते हैं। द क्वीन द कॉर्ट्रीज हु इज़ दिस दे फॉलो, वो यहाँ पर हेमलेट कहते हैं कि ये क्वीन और किंग, ये सारे दरबारी और ये सब लोग ये किसको लेकर आ रहे हैं, और ये इतनी घटिया तरीके से ला रहे हैं कि इसको इसके एज अ रिस्पेक्ट के तौर पर नहीं लाया जा रहा है। तो ये किसके किसकी डेड बॉडी को लाया जा रहा है। लाइन नंबर 212 में देखें, फॉरडो इट ऑन लाइफ ट्रास ऑफ सम एस्टेट, मुझे तो लगता है कि ये किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है ये बंदा जो है जिसकी डेड बॉडी को इतने घटिया तरीके से लाया जा रहा है। अब यहाँ पर हैमलेट को बेसिकली पता नहीं है कि ये किसकी डेड बॉडी लाई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ 214 पे आ जाएँ, मतलब ये जो ऊपर बातें की उसने होरेशिया के साथ की हैं। अब लेटेस्ट कहता है कि अब ऐसी कौन सी सेरेमनी रह गई है इसके अलावा जो करनी बाकी थी। हेमलेट कहता है दैट इज़ लेटेस्ट, ये तो लेटेस्ट आ रहा है, अ वेरी नोबल यूथ मार्क। अब यहाँ पर जो हेमलेट ने उसके बारे में बात की है लेटेस्ट के बारे में, उससे तो पता चल रहा है कि ये जो इसको अच्छा खासा बंदा समझता है, यानी इसको हेमलेट को लेटेस्ट से कोई मसला नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये तो नोबल बंदा है, ये अच्छा खासा बंदा है, ये तो लेटेस्ट ऐसे मैं जानता हूँ। लेटेस्ट कहता है व्हाट सेरेमनी एल्स, इसके अलावा कौन सी सेरेमनी रह गई है जो अभी हमने इस डेड बॉडी के बारे में करनी है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट प्रीस्ट आता है और वो यहाँ पर कहता है कि हमें जितना भी किंग ने, लाइन नंबर 218 से लेकर 225 और 6 तक आप देखें, मैं इसकी ट्रांसलेशन की एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। यहाँ पे प्रीस्ट कहता है कि हमें किंग ने जितनी भी कहा था ना तो हमने उसी के अकॉर्डिंग सारी प्रैक्टिसेस कर दी हैं ओफीलिया के बारे में। और जो इसने ये गुनाह किया यानी कि इसने जो ख़ुदकुशी की थी ना उसके बाद तो ये इस काबिल नहीं थी कि हम इसके साथ इतना सारा अच्छा बिहेव करते, बट हमने इसको अच्छे तरीके से जो है इसकी सारी जो है रसूमात जो हैं अंजाम दे दी हैं। वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम अब हम इसकी अगर मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे ना, लाइन नंबर 222 में देखें, फॉर चैरिटेबल प्रेयर्स, यहाँ पर वो कहते हैं अगर हम इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे ना ओफीलिया की, तो ये हम पर इस तरह से होगा कि कब्र में जितने भी इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद सॉरी डेड बॉडीज़ और मुर्दे हैं ना तो वो सारे जो हैं
उनके साथ ना इंसाफ़ी हो जाएगी कि हम इस गुनहगार इंसान की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, बल्कि इसकी मग़फ़िरत की दुआ के बजाय तो हमें इस पर पत्थर बरसाने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर वो एक क्रिश्चियन से प्रैक्टिसेस में इंक्लूड बात ये है कि जब एक लड़की जो है वो शादी होकर अपने ससुराल जाती है तो उसके एंटर घर होने पर एक बेल लगी होती है जिसको वो प्रेस करती है और वो बेल जो है वो बजती ही रहती है उसके अंदर जाते तक। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अब उसकी कब्र के ऊपर हमने वो बेल भी लगा दी और वो अब बेल जो है वो बजती ही रहेगी। तो हमने उसकी सारी प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू किंग सारी हमने सरंजाम दे दी हैं। अब यहाँ पर लेटेस्ट कहता है कि मस्ट देयर नो मोर बी डन। कहते हैं कि इसके अलावा कुछ रह गया है जो करना बाकी है। तो फर्स्ट प्रीस्ट कहता है नो मोर बी डन, नहीं इसके अलावा कुछ भी और करना नहीं है। वी शुड प्रोफेन द सर्विस ऑफ द डेड। यहाँ पर वो ये बात करता है, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताई आपको कि अगर हम इसके लिए दुआ करेंगे ना तो वो सारे मुर्दों के लिए उनके साथ हम ना इंसाफ़ी करेंगे कि हम इसने जो बैड सीन किया यानी ख़ुदकुशी की है तो इसके हक़ में अगर हम दुआ करेंगे तो सारे मुर्दों के लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे लेटेस्ट कहता है कि ले हर आई द अर्थ, इसे ज़मीन में इसे ज़मीन में उतारो। यहाँ पर इसे ज़मीन में उतारो और एंड फ्रॉम हर फेयर एंड अनपोल्यूटेड फ्लैश में वायलेट स्प्रिंग आई टेल दी क्लरिश प्रीस्ट मिनिस्ट्रिंग एंजल। वो अब ये जो प्रीस्ट यहाँ पर गलत गलत बातें ओफिलिया के बारे में कह रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्ड में लेटेस्ट यानी ओफिलिया का भाई उसे कहता है कि तुम ये जो मेरी बहन के बारे में बातें कर रहे हो ना तो क़यामत के दिन तुम जो है मिनिस्ट्रिंग एंजल यानी मेरी बहन जो है वो एक जन्नत में एक फ़रिश्ता होगी और तुम उसके ऑपोजिट वे में जहन्नुम में चीख चिल्ला रहे होगे। यहाँ पर वो ये साबित करना चाहता है कि तुम मेरी बहन के बारे में जो बातें कर रहे हो वो बिल्कुल सरासर गलत हैं और मेरी बहन की रूह जो है वो एक बिल्कुल नेक रूह है। हैमलेट कहता है लाइन नंबर 237 पे हम पहुँच आए हैं। व्हाट द फियर ओफिलिया, क्या ये ओफिलिया है? मतलब यहाँ पर अब हैमलेट को पता चल गया कि ये ओफिलिया की डेड बॉडी है। क्वीन गर्ट्रूड कहते हैं स्वीट्स टू द स्वीट्स फेयरवेल स्कैटरिंग फ्लावर्स। अब यहाँ पर क्वीन गर्ट्रूड जो है वो कहती है कि प्यारी ओफिलिया खुदा हाफिज़ स्कैटरिंग फ्लावर्स यानी इस पर फूल फेंकती है। अब उसको कब्र में उतारा जा रहा है। आई होप गॉड शुडेस्ट हैव बीन माई हैमलेट्स वाइफ, मैं उम्मीद करती थी कि काश तुम मेरे बेटे हैमलेट की वाइफ बनती। तो मैं या लाइन नंबर 239 से 242 तक 241 तक देखें। इसमें वो गर्ट्रूड जो है वो पिटी शो करती है और ग्रीफ शो करती है। वो कहती है कि मैं मेरा बहुत दिल था कि काश तुम मेरे बेटे हैमलेट की वाइफ बनती तो आज मैं तुम्हारे कब्र पर फूल फेंकने के बजाय मैं तुम्हारे ब्राइड बेड के ऊपर यानी कि दुल्हन वाले बेड के ऊपर फूल फेंक रही होती। काश ऐसा होता। तो लेटेस्ट उसे कहता है कि ओ ट्रैपल वो ये बड़े गम की बात है। फॉल दैन टाइम्स ट्रैपल ऑन दैट क्रस्ट हेड, यहाँ पर अब वो बद्दुआ देता है उस बंदे को। वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गम है और ये 10 गुना बड़ा गम होकर एक कर्स यानी एक लानत बनकर उस बंदे पर बरसे जिसकी वजह से मेरी बहन जो है वो पागल होगी। बेसिकली यहाँ पे हिडन वे में या सटेरिकल वे में आयरॉनिकली लेटेस्ट जो है हैमलेट को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन जो है वो पागल हुई है। ठीक है, अब लाइन नंबर 246 तक हमारा कवर हो गया है। अब यहाँ पर लीप्स इन द ग्रेव, अब वो यहाँ पर ओफिलिया की डेड बॉडी को जो है उसका भाई गले लगा लेता है और ये सारी बातें करते हैं। अब फिर लाइन नंबर 251 पे आ जाएं। यहाँ पर हैमलेट आगे बढ़ता है और कहता है कि ये इतना बड़ा दुख है कि इस दुख की वजह से जो सितारे हैं उन्होंने भी गर्दिश करना छोड़ दिए कि यानी उनको भी बहुत बड़ा सदमा हो गया है कि ये इतना बड़ा दुख है हम सब के लिए कि ओफिलिया जो है वो मर गई है। ठीक है, 255 तक हमारा टेक्स्ट कवर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट कहता है कि लीप्स इनटू द ग्रेव, वो यहाँ पर उसे बाहर आता है ग्रेव से और वो हैमलेट को जो है उसका गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि शैतान तुम्हें मारे हैं हैमलेट। तो हैमलेट उसे कहता है कि तुम मुझे बद्दुआ मत दो बल्कि तुम मुझे दुआ दो और तुम मेरे गले पर से ये हाथ अपना उठा लो। 256 से लेकर 261 तक की ये सारी बात है। ठीक है, लाइन नंबर 256
6 से 261 तक। यहाँ पर हैमलेट और जो है लेटेस वो एक दूसरे का गला गिरबान पकड़ लेते हैं और वो यहाँ से मतलब फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। तो किंग क्लॉडियस उन्हें अलहदा करता है और फिर क्वीन गटरू जो है वो अपने बेटे हैमलेट को समझाती है कि हैमलेट छोड़ दो इसे। यहाँ सारे मतलब वो एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड लास्ट सीन है, तो यहाँ पर उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर हैमलेट को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, लाइन नंबर 266 पे आ जाए। हैमलेट उसे कहता है कि मैं तुमसे तब तक अब लड़ाई करूँगा ना जब तक मेरी आंखें बंद नहीं हो जाती, यानी कि जब तक मैं मर नहीं जाऊँगा मैं तब तक तुमसे लड़ाई करूँगी कि तुमने मेरे गले तक हाथ पहुँचाया। और वो हैमलेट उसे यहाँ पर फियर दिलाता है, कहता है कि मैं तुम्हें बुरा नहीं समझता, बल्कि तुम्हें तो डरना चाहिए। मेरे अंदर ऐसी एक चीज़ है जो तुम्हें डरा सकती है, तो मुझे मत गुस्सा दिलाओ। ठीक है, क्वीन गर्ट्रूड कहती है कि वो कौन सी ऐसी बात है हैमलेट जो तुम्हें गुस्सा दिला सकती है, क्या बात है। तो हैमलेट उसे कहता है कि आई लव्ड ओफिलिया। 269 पे यहाँ पर हैमलेट जो है वो सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है कि आई लव्ड ओफिलिया, कि मैं ओफिलिया से प्यार करता था। 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट मेक अप माई सम, वट विल दो डू फॉर हर। वो यहाँ पे कहता है कि मैं ओफिलिया से बहुत प्यार करता था, और अगर 40,000 भाइयों का प्यार भी मिला लिया जाए ना लेटेस की तरह, तो वो इतना प्यार नहीं बनेगा जितना कि मैं ओफिलिया से करता था। फिर किंग क्लॉडियस कहता है ही इज़ मैड लेटेस, लेटेस तुम इसकी बात का बुरा मत मनाओ, ये जो है पागल हो चुका है। क्वीन गटरूड कहते हैं फॉर लव ऑफ गॉड फॉर बियर हिम, वो कहते हैं खुदा के लिए कि एक दूसरे को छोड़ दो। हैमलेट यहाँ पर फिर कहता है कि वो यहाँ पर हैमलेट कहता है कि लेटेस से कि तुम अपनी बहन के लिए कर ही क्या रहे हो, कि तुम यहाँ उसकी कब्र पे आकर रो धो रहे हो, तुमने किया ही क्या है आखिर। क्या तुम उसके लिए वूप वीप, क्या तुम उसके लिए रो सकते हो, वूड फाइट उसके लिए लड़ सकते हो, उसके लिए फास्ट यानी कि खाना पीना छोड़ सकते हो, या टीयर दाय सेल्फ खुद को नुकसान पहुँचा सकते हो, या कि ड्रिंक अप इसिल बहुत ज़्यादा शराब पी सकते हो, ईट अ क्रोकोडाइल, क्या कोई तुम मगरमच्छ उसके लिए खा सकते हो। आई विल डू इट, कि मैं उसके लिए ये सब कर सकता हूँ। वो कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, बल्कि तुम तो यहाँ के सिर्फ रोध हो रहे हो, और मैं ये सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं उससे सच्ची सच्ची मोहब्बत करता था। वो कहता है कि ऐसा ना हो कि उसके साथ साथ तुम्हें भी मुझे यहाँ पर दफनाना पड़ जाए, तो तुम मुझे जो है ना छेड़ो मत। यहाँ पर हैमलेट उससे ये कहता है। और लाइन नंबर 280 से लेकर 284 तक देखें, वो यहाँ पर एक बात करता है कि तुम तो ऐसे बेकार भाई हो कि तुम्हारे ऊपर जो औसा यानी एक पहाड़ का जिक्र करता है कि उस पहाड़ के सारे पत्थर जो है ना तुम पर बरसा देने चाहिए। उस पहाड़ को चाहिए कि तुम्हारी बुजदिली पर और तुम्हारी मर्दानगी पर तो वो सारे पत्थर बरसा दे, और वो इतने पत्थर बरसाए कि आखिरकार ये जो ज़मीन जो है ना वो भी एक पहाड़ बन जाए, और उसका जो इस ज़मीन के पत्थरों का जो एंड का सिरा होगा ना यानी कि टॉप होगी, वो आसमान से जा मिलेगी। तुम तो इस काबिल हो, तुम तो किसी खाते के नहीं हो। ठीक है, वो यहाँ पर ये बातें करता है। अब लास्ट पेज पे आ जाएं, लाइन नंबर 285 पे क्वीन गर्ट्रूड कहती है कि ये तो बिल्कुल पागल हो चुका है। वो यहाँ पे क्वीन गर्ट्रूड कहती है कि अब ये हैमलेट जो है ना पागल हो चुका है बिल्कुल, और ये तब सुकून में आएगा ना कि जब इसके एक फ़ीमेल डव यानी कि एक फ़ीमेल फाख्ता की तरह इसके सारे गोल्डन एग्स जो है ना वो डिस्क्लोज्ड हो जाएंगे, तब ये जाके सुकून में आएगा कि सारे जब इसके अंडे जो हैं वो टूट जाएंगे, तब ये जाके सुकून में आएगा कि ये इंसान नहीं बन रहा। तो हैमलेट कहता है यहाँ पर हियर यू सर, व्हाट इज़ द रीज़न दैट यू यूज़ मी दस। इस लास्ट वाली लाइंस में जो है वो हैमलेट कुछ बातें करता है लेटिस के साथ। वो कहता है कि तुम वो इंसान थे कि जिससे मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन अब तुम मेरे दुश्मन बने फिर रहे हो। और वो लास्ट लाइन यानी कि 294 लाइन में वो कहता है, 294 में वो कहता है, सॉरी लास्ट लाइन नहीं है, 294 लाइन में वो यहाँ पे कहता है कि द कैट विल म्यू एंड डॉग विल हैव हिज डे। वो खुद को वो लेटेस को कहते हैं कि तुम एक बिल्ली की तरह मुझ पर म्याऊं करोगे, और एक कुत्ते की तरह जो है मैं तुमको उसका जवाब दूंगा। ठीक है,
अब यहाँ पर किंग क्लॉडियस कहता है कि 295 में, आई प्रे दी गुड होरेशियो वेट अपॉन हिम, कि मैं दुआ करता हूँ होरेशियो तुम इसे संभालो, इसे यहाँ से ले जाओ प्लीज़। तो यहाँ पर एग्जिट हो जाता है होरेशियो, होरेशियो हैमलेट को लेकर चला जाता है। अब जो किंग जो है वो उससे क्लॉड लेटस से मुखातब होता है और उसको वो समझाता है कि लेटस इंसान बनो, तुम्हें याद है वो वादा या वो जो हमारे दरमियान बात हुई थी कल रात को, तो उसे अपने जहन में रखो और सब्र रखो। यहाँ पर उसे कहता है कि हमें हर काम जो है सब्र के साथ करना होगा, बल्कि हमने जो प्लान किया है उसके लिए हमें सब्र करना होगा और तब ये हम हमलेट से जो है छुटकारा हासिल कर लेंगे। ये 301 लाइन पर ये जो है सीन नंबर 1 एक्ट 5 का कंप्लीट होता है। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। मैंने डिटेल वे में समझाया और इजी वर्डिंग में समझाया, जो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर करके बताए हैं। वीडियो पसंद आई इसे लाइक ज़रूर किया करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।